मैं 60-70 पे इसको लगातार क्रूज कर रहा था एंड मुझे जरा सा भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिला। 90 to 95% तक ये फाइनेंस हो जाएगी। मतलब पता नहीं इन्होंने अपने एग्जॉस्ट के साथ क्या क्रैक किया यार। मतलब कि अब सड़कों पे चलो, दूर से समझ में आ जाता है कि कोई रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल जा रही है। मतलब इसके एग्जॉस्ट नोट का कोई तोड़ नहीं है। आई नो कि जब आप रेड लाइन को टच करोगे, रैब करोगे, तो आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे, पर हाँ, जो इस वाइब्रेशन को सह जाता है वो बहुत अच्छा टॉप एंड इसका एंजॉय करता है। वहीं अगर मैं पिलियन की बात करूं, सीट थोड़ी और बड़ी हो सकती थी, उतनी कंफर्टेबल सीट नहीं है पिलियन के लिए। अब मैं कोई भी दो बाइक खड़ी कर दूं तो किसी की कुछ अच्छी, किसी की कुछ अच्छी होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड की गुरिल्ला 450। देखो, जब ये बाइक लॉन्च भी नहीं हुई थी ना, तब से मार्केट में एक अलग हाइप थी एंड एक अलग कंफ्यूजन भी था कि ये स्क्रैमलर होगी या रोडस्टर होगी, स्लिम होगी या क्या होगी। ठीक है, पर नाउ जब मैं इन पर्सन इसको देख रहा हूँ, मैंने इसको राइड किया, तो मैं नाउ आई कैन से दैट ये एक रोडस्टर मोटरसाइकिल है। जी हाँ, रॉयल एनफील्ड की रोडस्टर मोटरसाइकिल है ये। एंड ये ना बहुत ज़रूरी मोटरसाइकिल थी। क्यों? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो एडवेंचर राइड करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन्स। जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है हाइट इशू। जी हाँ, जो शॉर्ट हाइटेड राइडर्स होते हैं वो एडवेंचर उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो एडवेंचर तो चलाना चाहते थे पर चला नहीं पाते थे। तो मैं आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये ना एक मिडवे है क्लासिक और एडवेंचर की। ठीक है, मतलब कंट्रोल आपको क्लासिक वाला देगी पर परफॉर्मेंस एडवेंचर वाला। तो उन लोगों के लिए ना ये एक वरदान है। जी हाँ, जो रॉयल एनफील्ड का एक अच्छा पावरफुल मोटरसाइकिल ओन करना चाहते थे, जो ऑफ रोड भी कर ले, ऑन रोड भी कर ले, हर काम कर सके। जी हाँ, दिस मोटरसाइकिल इज फॉर देम। ये तो सिर्फ एक चीज़ है जो मैंने पॉइंट आउट की है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस मोटरसाइकिल में जो आपको इंप्रेस करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मन बना रखा है कि मुझे ये बाइक लेनी ही है। तो उनके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या ईएमआई होगी, इन चीज़ों को भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको रॉयल एनफील्ड का कोई भी मोटरसाइकिल चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, जैकेट चाहिए, हेलमेट चाहिए, रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो एंड आ जाओ। आओ, टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाए तो खरीद लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है इस वीडियो में बात करने के लिए। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही ना सबसे पहले आपको एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ। तो जो एक्स शोरूम प्राइस होने वाली है ना, इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2,39,000 से 2,54,000, क्योंकि ना इसके 2-3 वेरिएंट्स आते हैं। ठीक है, तो हर वेरिएंट का अलग अलग प्राइस है। ठीक है, तो ये एक रेंज है कि 2,39,000 से लेकर आप 2,54,000 तक सोच के चलो। आओ, जो भी वेरिएंट आपको अच्छा लगे, जो आपको लेने का मन हो, आप ले सकते हो। ये तो होगा इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात। अब ना इसके डिज़ाइन पर बात करते हैं। रॉयल एनफील्ड की जो भी मोटरसाइकिल होती है ना, सबकी कोई खास डिज़ाइन नहीं होती, एक बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर चलते हैं। पर ट्रस्ट में, जब रोड पे आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर आजकल हेड टर्न किसी की मोटरसाइकिल को मिल रही है तो वो रॉयल एनफील्ड है। जी हाँ, अगर मैं कॉन्टिनेंटल जीटी की बात करूँ तो जब भी वो गुजरती है सबसे ज़्यादा हेड टर्न्स उसको मिलते हैं। क्लासिक तो एवरग्रीन है ही है। हिमालयन जब आई थी सबसे ज़्यादा हेड टर्न्स हिमालयन को मिलते थे। नाउ ट्रस्ट में, जब से गोरिल्ला आई है इसको इतने ज़्यादा हेड टर्न्स मिल रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। तो ये सब चीज़ें ये बताती हैं ना कि डिज़ाइंस को तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली डिज़ाइन की बात करूँ, ओवरऑल बात करूँ, तो इट्स अ वेरी बल्की डिज़ाइन। जी हाँ, जो इसके टैंक्स हैं, आपको देख के मैं बोल रहा हूँ ना कि वीडियोस और फोटोज के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन पर्सन इसकी जो टैंक है वो और भी बल्की लगती है और इंप्रेसिव लगती है। वहीं मैं अगर इसके कलर स्कीम्स की बात करूँ तो ये 5 अलग अलग कलर स्कीम्स में आती है, विच मीन्स आपको भर भर के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलो, ये तो हो गई इसकी डिज़ाइन की बातचीत। अब इस बाइक को ना अच्छे से डिकोड करते हैं, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नाउ अगर मैं इस बाइक के फ्रंट की बात करूं तो हमें एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलता है, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। नाउ इसकी जो एलईडी हेडलैम्प है ना, इसकी थ्रो काफ़ी अच्छी है एंड इसने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। जी हाँ, ये वही एलईडी हेडलैम्प है जो हमें हिमालयन में देखने को मिलते हैं। तो इट्स एन प्रूवन थिंग। अगर मैं हेडलैम्प के थोड़ा नीचे आऊँ तो हमें यूएसडी फोक देखने को मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, लगता है इस यूएसडी फोक पे ना थोड़ा काम किया गया है, क्योंकि इट्स बीइंग बेटर। ये ना थोड़ी बेटर हो गई है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी हो गई। पॉटहोल्स वगैरह पे चलते हो ये ज़्यादा स्टेबल रहती है। जी हाँ, तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा कुछ काम किया गया है। ना अगर मैं यूएसडी फोक के नीचे आऊँ, टायर्स पर बात करूँ तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्राफिक। टायर्स काफ़ी खूबसूरत है, हमें 17 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। एंड वहीं अगर मैं इसके ब्रेक्स की बात करूं तो 310 mm का हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, डुअल चैनल एबीएस देखने को मिल जाता है।
तो अगर मैं ओवरऑल फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट से बाइक ना काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगती है एंड बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ पे विंडशील्ड नहीं लगा हुआ है एंड इट्स फॉर द एस्थेटिक पर्पस। ऐसा कुछ नहीं है इसकी विंडशील्ड की आपको विंड ब्लास्ट वगैरह रोकेगी, पर हाँ जब वो लगती है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है मोटरसाइकिल। तो ये थी इसके कुछ फ्रंट की बातचीत। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंजन। अगर मैं इसके इंजन पर बात करूं तो हमें 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाता है। जी हाँ, अगर वही मैं इसके पावर फिगर की बात करूं तो 40 PS का पावर जनरेट करती है एंड 40 Nm का टॉर्क एंड हमें इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है। नाउ इसके इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, ऑन रोड सड़कों पर ये क्या कमाल करती है, ये मैं वीडियो में आगे आपको राइड रिव्यू में डिटेल में बताने वाला हूं। तो कुछ ये थी इसके इंजन की बातचीत। चलिए अब तो इंजन की भी बात हो गई, अब ना इसके थोड़ी सीट पर बात करते हैं। अगर मैं इसके सीट पर बात करूं तो एज यूजुअल मतलब रॉयल एनफील्ड की किसी भी मोटरसाइकिल से मुझे ये कंप्लेन तो नहीं आती कि इसकी सीट कंफर्टेबल नहीं है। जी हाँ, रॉयल एनफील्ड की कोई भी मोटरसाइकिल उठाकर देख लो, सीट इज वेरी कंफर्टेबल। पर इस सीट की ना खासियत बताता हूँ क्या है। देखो 2-3 तरह के सीट्स होते हैं ना, एक सीट होता है जो थोड़ी सॉफ्टी होता है। टू बी ऑनेस्ट पर्सनली मुझे वैसे सीट्स पसंद नहीं आते, पर ये जो सीट है ना ये थोड़ी स्टिफ है। होता है जब आप बैठोगे तो आपको बहुत अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करती है। तो मुझे इस तरह के सीट्स काफ़ी पसंद आते हैं और वैसी सीट्स आपको यहाँ गुरिल्ला 450 में देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं राइडर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। लिटरली राइडर इतनी कंफर्टेबल होकर बैठेगा जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलता है राइडर। वहीं अगर मैं पिलियन की बात करूं, सीट थोड़ी और बड़ी हो सकती थी, उतनी कंफर्टेबल सीट नहीं है पिलियन के लिए। तो दिमाग में ये रखते हुए कि एक रोडस्टर मोटरसाइकिल है, आई वुड लाइक टू से कि बोथ राइडर और पिलियन की सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, काफ़ी स्पीसियस है। ठीक है, चलो ये तो होगा इसके सीट की बातचीत। तो चलो अब इसके सीट पर अगर बात हो ही रही है तो इसके सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस पर भी बात कर लेते हैं। अगर मैं इसके सीट हाइट पर बात करूं तो हमें 780 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी सही है। मैंने कहा ना, बहुत ऐसे लोग हैं जो एडवेंचर चलाना चाहते थे पर चला नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ इट सीट हाइट्स और हाइट उनके भी हाइट की वजह से। ठीक है, तो इस चीज़ों को ना रॉयल एनफील्ड ने कंसिडर किया एंड हमें 780 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है इस मोटरसाइकिल में, जो बहुत अच्छा है। लिटरली इट्स वेरी कंफर्टेबल। वहीं अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 169 mm का हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी सही है। जी हाँ, आप सड़कों पे चलोगे आपको कोई ऐसा पॉट होल्स, कोई ऐसी ब्रेकर नहीं दिखेगी जिसमें ये लड़ जाए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इट्स हैज़ अ वेरी गुड ग्राउंड क्लियरेंस। जी हाँ, आपको इशू आ सकते हैं कब, जब आप इसको बहुत टिपिकली ऑफ रोड करो। तो ये हो गई इसके सीट हाइट ग्राउंड क्लियरेंस की बात। अब ना सीट्स के थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी पर बात करते हैं। अगर मैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं, हमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। देखो ये एक एडवेंचर बाइक है एंड जो भी इसे लेगा वो ऑफ रोड भी करेगा, ऑन रोड भी करेगा, ट्रिप्स भी मारेगा। तो वो सब कंसीडर करने के बाद ना मुझे लगता है कि नहीं यार, एटलीस्ट 13-14 लीटर का हो सकता था, पर इन्होंने 11 लीटर का ही दिया है। एंड वहीं अगर मैं इसके माइलेज पर बात करूं तो आपको ये 30 का माइलेज निकाल कर देती है। देखो अगर 14 लीटर का टैंक होता और माइलेज कम देती तो भी आपको इतनी बारी रिफ्यूल कराना पड़ता जब आप ट्रिप पर जाते, पर टैंक कैपेसिटी 11 लीटर की है पर माइलेज 30 की है, तो घुमा फिराकर बात वही हो जाता है। ये वो इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात। नाउ टैंक के भी ऊपर आते हैं, इसके बटन्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इन चीज़ों पे बात करते हैं। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग क्योंकि हमें इस बार 2 मोड्स देखने को मिलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, मतलब भर की चीज़ें हैं बात करने को। तो चलिए अब इसके बटन्स और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बात करते हैं। नाउ अगर मैं इस मोटरसाइकिल के बटन्स पे, स्विचेस पर बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। जी हाँ, ऐसा नहीं लगता ना कि आपको मतलब कि ऐसे कर दिया गया, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर फिट एंड फिनिश देखने को मिलती है। काफ़ी प्रीमियम हमें स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। नाउ अगर मैं हैंडल बार पे बात करूं तो अगर मैं इसे हिमालयन से कंपेयर करूं तो 7 mm डाउन किया गया है, जो आपको एक अपराइट सिटिंग पोजीशन देते हैं। वहीं अगर मैं एक्सीलरेटर्स की बात करूं तो आप इसमें हमें राइड बाय वायर देखने को मिल जाता है। टू बी ऑनेस्ट, जो इसके बटन्स एंड ये जो हैंडल बार्स हैं, अगर मैं इसके मिरर्स की बात करूं, ये थोड़ी बड़ी हो सकती थी, इसीलिए लोग इसमें ऑफ मार्केट मिरर्स ज़्यादा लगवाते हैं क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, अभी इस बाइक में कनेक्शन नहीं दी हुई है, वरना मैं आपको प्रॉपर दिखाता। तो जो लोअर वेरिएंट्स है उसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, पर टॉप वेरिएंट में आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखो इसमें ऑलमोस्ट हर एक चीज़ है जो हर मोटरसाइकिल में होती है। ओडोमीटर, तुम्हारा गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल, सब कुछ होता ही है, क्लॉक वगैरह हर एक चीज़ है, ट्रिप A, ट्रिप B, सब कुछ। नाउ ये अलग कैसे है, अगर मैं इसके अलग में बात करूँ तो इस बार, ठीक है, इस बार आप ना इसको अपने रॉयल एनफील्ड ऐप से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा ना, आपको यहाँ पे प्रॉपर गूगल मैप खुल जाएगी। जी हाँ,
एंड वो आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड से। एंड एक और चीज जो हमें इस बार देखने को मिली, जो पहले देखने को नहीं मिलती थी, वो थे राइडिंग मोड्स। जी हाँ, इसमें हमें 2 राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, परफॉर्मेंस एंड इको। जैसा नाम सजेस्ट करता है, परफॉर्मेंस मोड इज फॉर द परफॉर्मेंस, इको अगर आप सिटी वगैरह में कम्यूट करते हैं तो आप इको लगा के कम्यूट कर सकते हो। हालांकि मैं इस पर एक प्रॉपर राइड रिव्यू लाऊंगा जिसमें मैं इसको इको मोड पे भी चलाऊंगा, परफॉर्मेंस मोड पे भी चलाऊंगा, फिर बताऊंगा कि सिर्फ नाम के लिए है या फिर दोनों में डिफरेंस भी है। एंड हाँ, अगर आपको मोड चेंज करने हैं उसके लिए आपको बाइक को न्यूट्रल करना पड़ेगा। अगर मैं और स्विच की बात करूं तो आपको यहाँ पे ना देखो जॉयस्टिक इस बार देखने को मिलता है। ठीक है, जॉयस्टिक है, इससे आपने ना नेविगेट कर सकते हो। तो कुछ ये बात थी इसके बटन्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। नौ अगर मैं इसके रेयर साइड ऑफ द मोटरसाइकिल की बात करूं तो आप खुद देखो यार, कितनी ज़्यादा खूबसूरत, कितनी अपीलिंग लग रही है। टू बी ऑनेस्ट, आप देखो कैसा लुक निखर कर आ रहा है। वहीं अगर मैं इसके बात करूं कि हमें पीछे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो सबसे पहले हमें मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है प्रीड लोड एडजस्टेबल के साथ। वहीं अगर मैं टायर्स की बात करूं तो हमें 17 इंच का टायर देखने को मिलता है, 217 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। एक और चीज़ जिसने मुझे इंप्रेस किया वो है इसके टेल लैम्प। जी हाँ, जो है ही नहीं। हालांकि BMW भी ऐसा करती आती है कि वो टेल लैम्प ना देकर ना आपको टर्न इंडिकेटर्स देते हैं जो अच्छे से हैजार्ड का भी काम करती है और ब्लिंक भी करती है। जी हाँ, एंड जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर वो BMW ओन करते हैं एंड कल को आपके टर्न इंडिकेटर्स खराब हो जाते हैं तो अब आप इसके शेयर कर सकते हो। हाँ, थोड़े बड़े हैं साइज में पर अच्छा ही लगेगा यार। तो ये है कुछ इसके रेयर साइड ऑफ द बाइक की बातचीत। आप एक बार फिर देखो यार, कितनी अपीलिंग लग रही है। तो आई थिंक कि मैंने इस बाइक के बारे में ना ऑलमोस्ट हर एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए अब इसके राइड रिव्यू पे बात करते हैं कि जब मैंने इस बाइक को राइड की तो मुझे कैसा फील हुआ। जी हाँ, मैं इस बाइक को राइड कर चुका हूँ ऑलरेडी एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय राइड रिव्यू। क्योंकि देखो मैं बहुत सारी बाइक्स को राइड करता रहता हूँ, क्योंकि तो मेरा तो काम ही यही है कि राइड करना, आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाना, सही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना। तो अब इसके राइड रिव्यू पे बात करते हैं। देखो, मैं सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, हालांकि ये हिमालयन का ही इंजन शेयर करती है पर दिस इंजन इज डिफरेंट। सच में ये इंजन ना अलग है। जब आप इसको सड़कों पे चलाओगे ना आपको अलग फील होगा। इसके बहुत रीजंस है। सबसे पहले तो ये इंजन ना मुझे ज़्यादा स्मूथ लगा। जी हाँ, और ना ये रॉयल एनफील्ड की पुरानी आदत है कि हाँ, वो इंजन तो शेयर करते हैं अपने डिफरेंट मोटरसाइकिल्स में, पर जैसे जैसे ना समय के साथ इंजन को और रिफाइन और स्मूथ करती चली जाती है, वो चीज़ ना आपको इस मोटरसाइकिल में भी देखने को मिलेगा। एंड इसके 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 रीजंस है जिससे आपको पता चलेगा कि इंजन और स्मूथ हो गई है। लाइक मैं 60-70 पे इसको लगातार क्रूज कर रहा था एंड मुझे जरा सा भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिला। मतलब आप समझ रहे हो, एक समय ऐसा हुआ करता था कि रॉयल एनफील्ड को लोग वाइब्रेटर बोलते थे, वाइब्रेशन की मशीन बोलते थे। ठीक है, लास्ट पिछले 2-3 सालों में रॉयल एनफील्ड ने जिस तरह इन चीजों पर काम किया है कि आज की डेट में आप ये देख लो कि 60-70 पे इस मोटरसाइकिल को मैं क्रूज कर रहा हूँ और मुझे वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। हालांकि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर जिसमें वो बोलते हैं कि इसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, पर पता नहीं वो कैसे चलाते हैं मोटरसाइकिल को यार। मैंने 60-70 पर इसको क्रूज किया, मुझे जरा भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिला एंड मैं भी इतना ही हैरान हुआ था। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि भले ही हिमालयन का इंजन ये शेयर करते होंगे बट दिस इंजन इज डिफरेंट। नाउ ना इसके इंजन के परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। अगर मैं इसके इनिशियल पिकअप की बात करूं, इट्स गुड, लिटरली गुड है भाई। फर्स्ट गियर में 55 जा रही थी ये। अगर मैं इसके मिड रेंज टॉर्क की बात करूं, इट्स वेरी टॉर्की एंड रॉयल एनफील्ड और टॉर्क इट्स द सेम थिंग। जी हाँ, रॉयल एनफील्ड की सारी मोटरसाइकिल आपको बहुत ही टॉर्की लगेगी। यही तो काम है ना, जब आप ऑफ रोडिंग करोगे तो वहाँ पे मोटरसाइकिल में टॉर्क होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखोगे कि जब लोग ज़्यादातर लेह लद्दाख जाते हैं या फिर ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो ज़्यादातर बुलेट को या रॉयल एनफील्ड की किसी मोटरसाइकिल को प्रीफर करते हैं बिकॉज दीज मशीन्स आर टॉर्की। अगर मैं टॉप एंड की बात करूँ तो रॉयल एनफील्ड तो टॉप एंड पर ही कमाल दिखा पाती है आपको। ठीक है, हाँ आई नो कि जब आप रेड लाइन को टच करोगे, रैब करोगे तो आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे, पर हाँ जो इस वाइब्रेशन को सह जाता है वो बहुत अच्छा टॉप एंड इसका एंजॉय करता है। तो ये तो हो गई इसके इंजन परफॉर्मेंस की बात। स्मूथ है, मैं आपको बता ही चुका, बहुत मिनिमम वाइब्रेशन है, मैं आपको ये बता ही चुका। दैट्स ऑल अबाउट इट्स इंजन परफॉर्मेंस। और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स, लिटरली और भी रॉयल एनफील्ड की जितनी मोटरसाइकिल है उन सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स लगा। एंड इसका रीज़न यही है कि आपको राइड बाय वायर देखने को मिल जाता है, तो इट्स अ गुड थिंग। आपने ये चीज़ KTM में भी नोटिस की होंगी कि उसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो कब से ही राइड बाय वायर दे रहे हैं। तो अब वो काम रॉयल एनफील्ड भी कर रही है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। माइलेज की बात करूँ तो देखो, बाइक बहुत नहीं है, ये 30 क्लेम करते हैं, तो अभी के लिए मैं आपको एग्जैक्ट माइलेज तो नहीं बता सकता, पर हाँ इन नियर फ्यूचर में इस पर एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं माइलेज टेस्ट वगैरह करूँगा। एंड और भी बहुत चीज़ें हैं। अगर मैं क्लच की बात करूं कि क्लच इज ऑन दी लाइटर साइड, ज़्यादा टफ नहीं है। जब आप होता है ना बहुत बारी आप ऑफ रोड वगैरह करते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पर क्लच लेना पड़ता है, तो आपके हाथों में दर्द नहीं होगा। जी हाँ, इट्स ऑन द लाइटर साइड। वहीं अगर मैं इसके ब्रेक्स की बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक मोटरसाइकिल में अगर इंजन के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ कुछ होनी चाहिए तो वो इसके ब्रेक।
पावर दे के ही क्या करोगे अगर मैं उस पावर को कंट्रोल ना कर सकूं। तो इसकी ब्रेक ने मुझे जरा भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। ब्रेक्स आर गुड, मीन्स लिटरली गुड। मैं एक्सेलेंट तो नहीं कहूंगा, पर हाँ अपना काम बेखूबी कर देती हैं इसके ब्रेक्स। नाउ एक दो चीज़ और हैं, लाइक इसमें हमें स्लिपर क्लच देखने को मिल जाता है। देखो अब वो समय गया ना यार जब आप रॉयल एनफील्ड में फीचर्स नहीं आपको मिलता था। इनफैक्ट अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख लो, इसमें आप आराम से अपने ऐप से, रॉयल एनफील्ड के ऐप से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। जी हाँ, अपना जो ट्रिप है ना, सपोज आप 2-3 दोस्त ट्रिप मार रहे हो, आपने अपना फ़ोन कनेक्ट कर चुके हैं, तो जो लोकेशन आप शेयर भी कर सकते हो दूसरे दोस्त को। मतलब कि सेम गूगल मैप आप शेयर कर लो और सब साथ में मिलकर ट्रिप करो। हाँ, एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है जिसकी एग्जॉस्ट साउंड। 400-600 सीसी के अराउंड कोई मोटरसाइकिल है जिसके एग्जॉस्ट साउंड सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है रॉयल एनफील्ड। मतलब पता नहीं इन्होंने अपने एग्जॉस्ट के साथ क्या क्रैक किया है यार। मतलब कि अब सड़कों पे चलो, दूर से समझ में आ जाता है कि कोई रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल जा रही है। इस एग्जॉस्ट साउंड मतलब सुभान अल्लाह यार, मतलब इसके एग्जॉस्ट नोट का कोई तोड़ नहीं है। हाँ, एक दो चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है इसका गियर बॉक्स। इट्स वेरी गुड। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि जब मैं इसको राइड कर रहा था ना, तो मैं रैपिडली अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर रहा था, तो आपको ज़रा भी ना फंसने का कोई दिक्कत नहीं हुआ भाई। मतलब जब मैं इसको रैपिडली अप शिफ्ट कर रहा हूँ या डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, ज़रा भी मेरी गियर बॉक्स नहीं अटक रही है। हालांकि मैंने बहुत ऐसी मोटरसाइकिल है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जिसको मैंने फर्स्ट राइड में ही मतलब गियर बॉक्स अटकने लग जाती है। मतलब आप ये समझो कि 450 सीसी 400 सीसी में आज की डेट पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर आप अच्छी मोटरसाइकिल मार्केट में लेके नहीं आओगे तो आप स्टैंड आउट ही नहीं कर पाओगे। ये 40 पीएस का पावर जनरेट करती है। आज के डेट में 40 पीएस के पावर में इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आप किसी भी ब्रांड का नाम उठा के देख लो, वो 40 पीएस के अराउंड खेल रही है। आप ट्राइम्फ ले लो तो उसका स्पीड 400 हो गया। अभी पल्सर ने NS 400 लेके आई है, वो ये 400 सीसी के अराउंड कब से है। तो आप समझ रहे हो ना कि 40 पीएस के पावर के अराउंड ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपको एक अच्छी मोटरसाइकिल तो लानी ही पड़ेगी अगर आपको मार्केट में स्टैंड आउट करना है तो। एंड यही काम रॉयल एनफील्ड ने किया है। इन्हें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, मैंने चलाया, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। देखो अगर आप अब हर बाइक को हर किसी बाइक से कंपेयर करने लगोगे, तो अब मैं कोई भी 2 बाइक खड़ी कर दूं तो किसी की कुछ अच्छी, किसी की कुछ अच्छी होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सारे 40 पीएस वाली मोटरसाइकिल को कंपेयर करूंगा फिर एक बाइक लूंगा, तो ऐसा नहीं है यार। बाइक जब भी लो ना तो फर्स्ट इंस्टेंस में लो कि आप आए, आपने टेस्ट राइड किया, किस में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कंफर्टेबल कौन सी थी आपके लिए। अगर आप ऐसे देखने बैठोगे कि इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, तो फिर तो ले ही नहीं पाओगे मोटरसाइकिल। तो ये थी मेरी राइड रिव्यू, जो मैंने चलाया, जैसा मुझे लगा मैंने आपको हूबहू बता दिया बिना किसी मिलावट के, ठीक है। तो आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 की, वो है सिर्फ और सिर्फ 90 to 95% तक ये फाइनेंस हो जाएगी। मतलब मैं आपको अमाउंट तो नहीं दे रहा हूँ, पर आपको ये बता रहा हूँ कि 90 to 95% तक ये फाइनेंस हो सकती है। और क्या चाहिए आपको। देखो मैंने आपको परसेंटेज में तो इसकी डाउन पेमेंट EMI बता दी, फिर भी अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो आप अपने नियरेस्ट रॉयल एनफील्ड शोरूम को विजिट करो, उनके पास जाओ, वो आपको एग्जैक्ट डाउन पेमेंट और EMI बता देंगे। देखो क्या होता है ना, कई बार जो डाउन पेमेंट और EMI होती है वो आपके सिविल पर वेरी करती है। मैं आपको यहाँ पर एक नंबर दे दूँ और आप जब शोरूम जाओ, आपकी सिविल बुरी हो और आपको ज़्यादा लगे, तो आप फिर आके मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे गरियाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप एक बार देखो, जब मैं कंफर्म होता हूँ, श्योर होता हूँ, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर फिर भी आपको एकदम एग्जैक्ट डाउन पेमेंट और EMI चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट रॉयल एनफील्ड शोरूम विजिट करो, उनको अपनी सिविल बताओ, वो आपको एग्जैक्ट फिगर बता देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। फिर भी अगर कुछ रह जाए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में नई बाइक, नई मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। घर से निकलना है, मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट ज़रूर पहनना है।